गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अपवा का, जिसके तहत हमने जो ब्रह्मपुत्र नदियां हैं उनके अपवा क्षेत्र की बात की और कौन कौन से राज्यों में वो प्रमुख रूप से बहती है और कौन कौन से देशों में उनका प्रवाह है प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। अब आगे हमने बात की जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो प्रमुख रूप से क्या है, आकार में छोटी होती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं आकार में कैसी होती है, छोटी होती है। और इसके साथ ही ये प्रमुख रूप से प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं ये प्रमुख रूप से वर्षा के जल पे निर्भर करती है। जब वर्षा होती है तो इन्हें पानी की मात्रा है, जल का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। और जब शुष्क ऋतु आती है तब कुछ नदियों का पानी है वो सूख जाता है और कम हो जाता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है वो आकार में छोटी होती है और इसके साथ ही ये प्रमुख रूप से किस जल पर निर्भर करती है, वर्षा के जल पर निर्भर करती है। जब वर्षा अधिक होती है, वर्षा ऋतु होती है, तब तो इन्हें पानी की मात्रा है वो अधिक देखने को मिलती है। और जब वर्षा ऋतु नहीं होती, शुष्क ऋतु का मौसम होता है, तो इन नदियों का पानी है वो कम देखने को प्रमुख रूप से मिलता है। अब हम आज बात करेंगे कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं इनको प्रमुख रूप से कितने भागों में प्रमुख रूप से हमें बांट सकते हैं और किस दृष्टि से इनको बांटा जा सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं इनको हम कितने भागों में प्रमुख रूप से बांट सकते हैं और कहाँ पे ये गिरती है उसके आधार पे इनको बांटा जा सकता है। तो ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं इनको हम प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनको हम कितने भागों में प्रमुख रूप से बांट सकते हैं? तो दो भागों में प्रमुखता इन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को बांटा जा सकता है। अब ये दो भागों में किस आधार पर इनको बांटा गया है और किस कारण है, इनके बांटने का जो कारण है और कौन कौन सी नदियां हैं इन्हें प्रमुखता बाद में आती है इन दो भागों में विभाजन की दृष्टि से, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसके दो भाग कौन कौन से हैं? इसका जो पहला भाग है विभाजन की दृष्टि से वो है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। पहला भाग कौन सा है इसका? अरब सागर में जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की वो कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, ये तो अपना पहला भाग हो गया। बात आती है दूसरे भाग की। दूसरा भाग आता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो इस प्रकार इसको दो भागों में बांटा गया है। पहली बात तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां और दूसरा भाग कौन सा इसका? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो इन दोनों जो नदियां हैं अपने अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी में जिस आधार पे गिरती है, इन नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती है और कौन कौन सी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा, विस्तार से अध्ययन हम आज करेंगे अपने। बात आती है सबसे पहले कि अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं वो प्रमुख रूप से कौन कौन सी नदियां हैं और इनमें से कुछ नदियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा आज की वीडियो में और अपना आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा भाग आता है इसका? अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो भादर नदी, सतरंजी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, तापी नदी, नर्मदा नदी, मांडवी नदी, ये प्रमुख रूप से कौन से भाग में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ये इनके बारे में हमने बात की। अब आगे इनके विस्तार से हम बात करेंगे आगे कुछ देर समय बाद में। अब आते हैं दूसरे भाग की कि ये तो बात की हमने अरब सागर की। अब इसका दूसरा भाग आता है कि बंगाल की खाड़ी में प्रमुख रूप से कौन कौन सी नदियां गिरती है। तो ध्यान रखना कि जो अरब सागर की हमने बात की, अब आती है कि बंगाल की जो खाड़ी है उसमें गिरने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है। तो ध्यान रखना, हुगली, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और घग्गर नदी, ये क्या है कि प्रमुख रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो एक तरफ तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां के बारे में हम चर्चा करेंगे, दूसरी तरफ हम बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अपनी अरब सागर की नदियां हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अरब सागर के अंतर्गत जो प्रमुख जो नदी द्रोणी आती है वो आती है नर्मदा द्रोणी। कौन सी द्रोणी आती है? नर्मदा द्रोणी। अब बात आती है नर्मदा द्रोणी है,
ये नर्मदा का जो उद्गम है वो कहाँ से है और किस राज्य से प्रमुखतः इसका उद्गम स्थल है यानी निकास स्थान है, वो प्रमुख रूप से बताया गया है। तो ध्यान रखना, नर्मदा नदी है वो मैकाल पर्वत की जो अमरकंटक नामक चोटी से निकलती है। बताती है कि नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ध्यान रखना मैकाल पर्वत की जो अमरकंटक है चोटी है वहां से क्या है कि नर्मदा का उद्गम स्थल बताया गया है। अभी कौन से राज्य से निकलती है अमरकंटक, कौन से स्थान पे आता है, मध्य प्रदेश स्थान है अमरकंटक का, वहां से क्या है कि नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल है वो प्रमुख रूप से बताया गया है। बात आती है कि नर्मदा का जो प्रवाह क्षेत्र है, नर्मदा का जो प्रवाह है जो फैलाव है वो प्रमुख रूप से कौन कौन से राज्य में कितने कितने प्रतिशत है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि निकलती कहाँ से, अमरकंटक की चोटी से निकलती है। तो अमरकंटक की चोटी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि नर्मदा का सबसे अधिक विस्तार है वो कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश राज्य में इसका कितना विस्तार बताया गया है, 87%। 87% विस्तार है नर्मदा नदी का, ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। अब उसके बाद में स्थान आता है गुजरात का, कि गुजरात में नर्मदा नदी का जो क्षेत्र है फैलाव है कितने प्रतिशत है, तो 11.5% यानी 11.5% है वो गुजरात में नर्मदा का जो विस्तार है जो फैलाव है प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। सबसे कम है जो नर्मदा का फैलाव है वो महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है। महाराष्ट्र राज्य में जो नर्मदा नदी का विस्तार है वो 1.5%, कितने प्रतिशत है, 1.5% है वो प्रमुख रूप से विस्तार है नर्मदा नदी का देखने को महाराष्ट्र में मिलता है। सबसे अधिक विस्तार कहाँ हो गया, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद में गुजरात में, और गुजरात के बाद में इसका विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में। इस प्रकार जो नर्मदा नदी है उसका विस्तार 3 राज्यों में देखने को मिलता है। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे अधिक फैलाव है, विस्तार है नर्मदा का कहाँ पे है, प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। अब बात आती है कि नर्मदा नदी है ये प्रमुख रूप से जो बहती है ये प्रमुख रूप से किन क्षेत्रों में, किन पहाड़ियों में प्रमुख रूप से बहती है। तो ध्यान रखना कि जो विंध्याचल पर्वतमाला है और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच जो भ्रंश घाटी है, कहाँ पे, जो विंध्याचल पर्वतमाला है और जो सतपुड़ा पर्वतमाला है उसके बीच में जो भ्रंश घाटी है, कौन सी घाटी, जो भ्रंश घाटी है वहां पे इसका जो बहाव क्षेत्र है ये बहती हुई स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। और विंध्याचल पर्वत है और सतपुड़ा पर्वतमाला है ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कौन सी घाटी में इसका बहाव बताया गया है, जो भ्रंश घाटी है इसमें इसका बहाव क्षेत्र प्रमुख रूप से बताया गया है। बात आती है कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, अगर क्वेश्चन आए कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ध्यान रखना कि नर्मदा नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। और प्रमुख रूप से कहां से निकलती है, अमरकंटक की जो चोटी शिखर है मध्य प्रदेश में वहां से प्रमुख रूप से निकलती है। अब बात आती है आगे कि जो ये नर्मदा नदी है ये एक अन्य पहाड़ी पे गिरने के बाद में प्रमुख रूप से किसका निर्माण प्रमुख रूप से करती है। तो ध्यान रखना कि खंबात की खाड़ी में गिरने पर ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ज्वार नदमुख है उसका प्रमुख निर्माण करती है। कहाँ पे गिरने के बाद में, खंबात की खाड़ी में गिरने के बाद में जो नर्मदा नदी है वो किसका निर्माण करती है, ज्वार नदमुख है इसका प्रमुख रूप से क्या है, निर्माण करती है, इसको उत्पन्न करती है। अब बात आती है कि जो नर्मदा नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं प्रमुख रूप से वो सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो प्रमुख रूप से जो नर्मदा नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं वो है तवा, बरनेर, दूधी, शक्कर, हिरन, बरना, कानौर और माचक। ये प्रमुख रूप से क्या है कि नर्मदा जो नदी है उसकी प्रमुख रूप से सहायक नदियां हैं वो प्रमुख रूप से बताई गई है। यानी नर्मदा नदी में जो ये नदियां हैं ये प्रमुख रूप से आके अपने आप को विलीन कर लेती है, अपने आप को आके नर्मदा नदी के अंतर्गत समाप्त कर लेती है। बात आती है कि जो ज्वार नदमुख है वो प्रमुख रूप से क्या होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा इसका प्रमुख से निर्माण होता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे।
तो बात आती है नदी के जल के साथ मलबा भी समुद्र में गिर जाता है। हम देखते हैं कि जब नदी का जल बहता है तो नदी का जल तेज गति से बहने के कारण अपने साथ कुछ अन्य कण हैं, अन्य जो सिल्ट है, अन्य जो चूना पत्थर है, अन्य जो अपशिष्ट है, पदार्थ है, वो भी क्या है नदी के तेज बहाव के जल के साथ है, वो क्या है कि समुद्र में गिर जाते हैं। और उसके बाद में नदी का जो मुहाना है वो गहरा हो जाता है, या नदी का जो मुहाना है, आगे का जो क्षेत्र है, वो प्रमुख रूप से क्या हो जाता है, अत्यधिक गहरा और छिछला हो जाता है। क्या हो जाता है, अत्यधिक गहरा व छिछला हो जाता है, और जिसके कारण ऐसे गहरे मुहाने को ज्वारमुख कहते हैं। यानी जब नदियों का पानी तेज बहाव के कारण आता है तो वो समुद्र में जब गिरता है तो अपने साथ में क्या है कि प्रमुख रूप से मलबा भी समुद्र में गिरा देता है। और मलबा जब समुद्र में गिरता है साथ में, तो जो उसका मुहाना होता है, आगे का जो हिस्सा होता है, वो क्या है गहरा और छिछला हो जाता है, जिसके कारण किसका निर्माण होता है, ज्वारद मुख है उसका प्रमुख रूप से निर्माण होता है। अब बात आती है एक अन्य अरब सागर की नदी की, तापी नदी की हम बात करेंगे। हमने पहले बात की अभी नर्मदा नदी की, और आगे की जो प्रमुख नदी है अरब सागर की, वो नदी आती है तापी नदी। तापी नदी है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्लाई नामक स्थान से निकलती है। प्रमुख रूप से बात आती है कि जो ये तापी नदी है इसका संबंध कौन से राज्य से है, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश राज्य से इसका संबंध है। अब बात आती है मध्य प्रदेश के कौन से स्थान से ये जो अपनी तापी नदी है उसका उद्गम स्थान बताया गया है, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश में जो बैतूल जिले के मुलाई नामक स्थान है, बैतूल जिले का जो मुलाई नामक स्थान है, यहाँ से क्या है कि तापी नदी का उद्गम स्थल है, यानी प्रमुख जो बहाव क्षेत्र है जहां से ये उत्पन्न होती है, ये बताया गया है। तो दो बातें क्लियर है कि मुलाई नामक स्थान से, और दूसरी बात कौन से राज्य से संबंधित इसका उद्गम स्थल है, मध्य प्रदेश से। बात आती है ये सतपुड़ा व अजंता की पहाड़ी के बीच, कहाँ पे, सतपुड़ा और जो अजंता की पहाड़ी के बीच में जो भ्रंश घाटी है वहां पे बहती है तापी नदी है। ये प्रमुख रूप से कहाँ बहती है, जो अपने सतपुड़ा और जो अजंता की पहाड़ी है वहां पे जो भ्रंश घाटी है वहां पे प्रमुख रूप से इसका बहाव है, इसका प्रवाह है, वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। अब बात आती है कि तापी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इन तापी नदी है, वो प्रमुख रूप से भारत के कौन कौन से राज्यों में बहती है, कौन कौन से राज्यों में तापी नदी का विस्तार है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में अध्ययन प्रमुख रूप से हम करेंगे। बात आती है कि महाराष्ट्र में, भारत का जो महाराष्ट्र है वहां पे सबसे अधिक तापी का बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है। यहाँ का जो क्षेत्र है 79% जो हिस्सा है वो तापी नदी का प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में बहता है। कहाँ बहता है, महाराष्ट्र में बहता है। बाद में आता है स्थान है मध्य प्रदेश का। तापी नदी है वो मध्य प्रदेश में जो 15% हिस्सा है तापी नदी का, वो कहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश में आता है। बात आती है कि गुजरात में कितने प्रतिशत इसका बहाव देखने को मिलता है, तो गुजरात में तापी नदी का सबसे कम बहाव है, सबसे कम प्रवाह है वो देखने को मिलता है, और 6% जो बहाव है तापी नदी का ये कहाँ मिलता है, गुजरात में। इस प्रकार तापी नदी है वो भारत के प्रमुखतः 3 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है, कितने राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, 3 राज्यों में मिलता है। कौन कौन से राज्यों में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। कौन कौन से राज्यों में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। इन 3 राज्यों में तापी नदी का प्रवाह है, इसका जो विस्तार है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, और सबसे अधिक इसका जो विस्तार है वो कहाँ देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में। कहाँ देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में तापी नदी का सबसे अधिक विस्तार है, 79% देखने को मिलता है, और सबसे कम विस्तार इसका कहाँ पे है, गुजरात राज्य है, वहां पे 6% है जो विस्तार है, फैलाव है, वो तापी नदी का बताया गया है। बात आती है कि तापी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है। जो तापी नदी है उसकी मुख्य जो सहायक नदी है वो है पूर्णा। कौन सी है, पूर्णा जो नदी है वो तापी नदी की मुख्य सहायक नदियों में से प्रमुख मानी जाती है। अब बात आती है तापी अपना जल है वो कहाँ पे गिराती है। तापी नदी है वो अपना जल है, उसका जो जल का प्रवाह है, उसका जो गिरना है वो प्रमुख रूप से कहाँ पे होता है, तो जो ध्यान रखना खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी में तापी नदी का जल है वो प्रमुख रूप से गिरता है। अब बात आती है कि खंबात की जो खाड़ी है उसकी आकृति किस प्रकार की है।
उसकी स्थिति किस प्रकार की है, तो ध्यान रखना कि जो खंबात की खाड़ी है उसकी तिकोनी आकृति होती है। उसकी आकृति कैसी होती है, तिकोनी आकृति की खाड़ी होती है। और इसके साथ ही बात आती है कि ये किससे संबंधित है, अरब सागर से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये अरब सागर से संबंधित बताया गया है। किसको, खंबात की खाड़ी को। इसकी आकृति कैसी होती है, तिकोनी प्रकार की इसकी आकृति होती है। बात आती है दक्षिण की ओर से अरब सागर में खुलती है। ये कौन सी दिशा में खुलती है, दक्षिण की ओर से ये कौन से सागर में खुलती है, अरब सागर में प्रमुख रूप से खुलती है। तो इस प्रकार जो तापी नदी है ये प्रमुख रूप से 3 राज्यों में बहती है। कहां कहां पे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। सबसे अधिक विस्तार इसका कहां देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है। कहां मिलता है, महाराष्ट्र प्रमुख इसका विस्तार देखने को सबसे अधिक प्रमुखतः मिलता है।